नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले प्रगति बैच के अंदर बायोलॉजी पढ़ना। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और जीव विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें 2 वीडियो है। एक तो जो बैच लॉन्च किया था वो वाला, और जो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। लगभग 28 मिनट की वीडियो है लगभग, वो शायद आप उसे देख लेना कि बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने सिलेबस डिस्कशन के अंदर बता दिया था। और जो भी टॉपिक हैं, लगभग 20 टॉपिक हैं बायोलॉजी के अंदर, वो हम पूरे कवर करेंगे। हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर, यानी कि हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वो देख लिया था। उसके बाद हम NCERT 10th का चैप्टर नंबर 6 है, जैव प्रक्रम, यानी कि कक्षा 10वीं के अंदर अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम के नाम से है। उसमें 4 अध्याय दे रखे हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ब्लड के बारे में। यानी कि 4 टॉपिक हैं वो NCERT में दे रखे हैं जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में। NCERT क्लास 10th की, उसमें से हम पहला पढ़ेंगे यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ेंगे आज। यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र साधारण भाषा में बोले तो भोजन का पचना ही पाचन तंत्र कहलाता है। अब भोजन किस तरीके से पचेगा, किस किस माध्यम से होकर भोजन गुजरेगा, किन किन अंगों के द्वारा भोजन गुजरेगा, किस तरीके से भोजन का पाचन होगा, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो को बहुत ही सरल तरीके से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग पे हम लगाते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। यानी कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि पाचन किसे कहते हैं। देखते हैं कि पाचन, हेडिंग पे लगाइए पाचन। एक बार मैं लिखता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा एक एक शब्द के बारे में समझाऊंगा कि पाचन किसे कहते हैं। पाचक एंजाइम की पाचक एंजाइम की उपस्थिति में पाचक एंजाइम की उपस्थिति में भोजन का पाचक एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, सरल अणुओं में टूटना या परिवर्तन करना, टूटना या परिवर्तन पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। पाचक एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना या परिवर्तन होना पाचन कहलाता है। अब इसमें शब्द आया कि एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम क्या होते हैं, किसे कहते हैं एंजाइम? एंजाइम जैसे समझने की कोशिश करना कि जैसे हमने चावल या फिर आलू का है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखना, इसको ध्यान से समझना इसे बस। जैसे कि हमने क्या खाई, चावल या आलू। अब इसमें क्या पाया जाता है? चावल में पाया जाता है स्टार्च, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मंड।
चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च। चावल में स्टार्च, जिसे इंग्लिश में मंड भी बोलते हैं। चावल में पाया जाता है स्टार्च, और स्टार्च क्या है? एक भोजन का जटिल अणु है। एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटना। जटिल अणु कौन सा है? स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है, यानी कि स्टार्च है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये है वो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, और जो पॉलीसेकेराइड है वो सबसे जटिल प्रकार की शर्करा है। सेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो कि एक जटिल है, अब इसको सरल अणुओं में तोड़ना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। अब स्टार्च टूटेगा माल्टोज में। किसमें टूटेगा? माल्टोज में। माल्टोज, माल्टोज किसकी उपस्थिति में टूटेगा? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। माल्ट स्टार्च जो कि जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है सबसे, इसको हमने तोड़ा माल्टोज में। किसकी उपस्थिति में? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब माल्टोज भी ये है डाइसेकेराइड है। माल्टोज कौन सी सेकेराइड है? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। माल्टोज डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड को भी हम अभी और भी तोड़ेंगे। माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये किसके एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा? माल्टोज है वो, सॉरी, स्टार्च टूटेगा टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। और जो माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा। माल्टेज, माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूटेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज है वो सबसे सरल प्रकार की क्या है? शर्करा है, सेकेराइड। सबसे सरल प्रकार की क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल, सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। एक बार फिर से देखिए इसको ध्यान से कि स्टार्च है, स्टार्च टूटा टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में, और माल्टोज टूटा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और अब ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, और अब ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? अवशोषण होगा। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? अवशोषण, ग्लूकोज का अवशोषण, ग्लूकोज का अवशोषण। ग्लूकोज का क्या हो गया? अवशोषण। ग्लूकोज का अवशोषण होकर ग्लूकोज कहाँ जाएगा? हमारी कोशिकाओं में। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में। ग्लूकोज जाएगा कोशिकाओं में, कोशिकाओं में।
ग्लूकोज का क्या हो गया, अवशोषण। ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया, हमारी कोशिकाओं में। अब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज का क्या होगा, अपघटन। ग्लूकोज का अपघटन होएगा, ग्लूकोज का अपघटन। ग्लूकोज का अपघटन होने के बाद ही हमें क्या मिलेगी, हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। ग्लूकोज का अवशोषण होने के बाद ग्लूकोज जाएगा हमारी कोशिकाओं में। हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जाने के बाद में ग्लूकोज का क्या होगा, अपघटन, और इसके बाद में हमें मिलेगी ऊर्जा। ये देखिए, ये समझ में आ गया तो बस पूरा पाचन तंत्र समझ में आ गया। ध्यान से देखिए कि पाचन किसे कहते हैं। पाचक एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल अणु कौन से हैं, जैसे हमने चावल खाए, हमने क्या खाए, चावल या आलू। चावल में पाया जाता है स्टार्च यानी कि मंड, जो सबसे जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, जो कि पॉलीसेकेराइड बोला जाता है। स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। किसमें, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। अब माल्टोज जो कि डाइसेकेराइड है, अब माल्टोज भी टूटेगा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है वो सबसे सरल प्रकार की क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। अब सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या होगा, अवशोषण होगा। ग्लूकोज टूट गया, सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, अब होगा ग्लूकोज का अवशोषण। ग्लूकोज का अवशोषण होने के बाद में ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ग्लूकोज जाएगा हमारी कोशिकाओं में। हमारी कोशिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जाने के बाद में ग्लूकोज का क्या होगा, अपघटन, यानी कि ग्लूकोज का अपघटन होने के बाद में हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा। आप देख सकते हैं हम भोजन करते हैं, उसके बाद में हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। हमने चावल खाए, चावल में था स्टार्च, स्टार्च टूटा टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में, फिर माल्टोज भी टूटा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का हुआ अवशोषण, अवशोषण होने के बाद में वो गया हमारी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाने के बाद उसका हुआ अपघटन, और उसके बाद हमें फाइनली क्या मिली, हमें ये मिली, तब जाके हमें ऊर्जा मिली है। इसको एक बार फिर से ध्यान से देखने की कोशिश करना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। शायद आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि पाचन किसे कहते हैं। भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बस अब ये भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में किसकी उपस्थिति में टूटेंगे, पाचक एंजाइम की उपस्थिति में टूटेंगे। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने लिया स्टार्च, स्टार्च टूटा माल्टोज में, माल्टोज टूटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ग्लूकोज सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट थी, इसका हुआ ग्लूकोज का हुआ अवशोषण, अवशोषण होने के बाद में ग्लूकोज गए हमारी कोशिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज का क्या हुआ, अपघटन, और अपघटन के बाद में हमें क्या मिली, फाइनली ऊर्जा मिली। इस तरीके से हमें ऊर्जा मिली है। इसको ये समझ में आ गया तो बस पूरा पाचन तंत्र समझ में आ गया, ये मानो बस। तो आगे देखते हैं कि भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वो लगभग 5 पदों में पूर्ण होती है, जो कि मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। भोजन की प्रक्रिया के जो 5 पद है उनको ध्यान से देखना, कौन कौन से हैं वो 5 पद। चलिए देखते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 पदों में पूर्ण
होती है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 पदों में पूर्ण होती है। वो 5 पद कौन कौन से हैं? सबसे पहले पहला पद, हमने भोजन को क्या किया? अंतर्ग्रहण, यानी कि हमने भोजन को अंदर ग्रहण किया। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद में हमने क्या किया? भोजन का पाचन, पाचन। तीसरा है पाचन अवशोषण, भोजन का अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा है वैक्षेपण, वैक्षेपण यानी बाहर त्यागना। देखिए ध्यान से, भोजन की प्रक्रिया 5 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद में हम भोजन का पाचन करते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद में जो भोजन पचता है उसका अवशोषण भी होता है। अवशोषण मतलब जो हमने भोजन किया उसमें से जो जो काम की चीज़ें होती है उसका अलग चीज़ में चली जाती है, और जो अवशिष्ट होता है वो अलग चला जाता है। फिर होता है भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब हम इससे बोल सकते हैं कि भोजन का टूटना, यानी कि अपघटन। जैसे हमने यहाँ देखा था, स्वांगीकरण का मतलब है ग्लूकोज का टूटना, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ग्लूकोज का टूटना। स्वांगीकरण का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। फिर है वैक्षेपण। अब जो एक्स्ट्रा था, यानी कि जो बिना काम का था, ऐसे बोल सकते हैं, एक तरीके से हम उसे बाहर त्याग देते हैं मल के रूप में, उसे कहते हैं वैक्षेपण। कि भोजन की प्रक्रिया के 5 पद थे। पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर ग्रहण किया, फिर हमने भोजन का पाचन किया, भोजन का पाचन करने के बाद में हमने भोजन का अवशोषण किया, और अवशोषण करने के बाद में हमने उसके स्वांगीकरण, यानी कि वो ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का टूटना, स्वांगीकरण। और फिर है वैक्षेपण। ये आपको क्रम से ही याद करने होंगे। आप देखना, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, उनके पेपर उठा के इनका क्रम भी पूछा हुआ है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के क्रमों किस क्रम, उसको उस क्रम में जमाइए। आप देखना ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्रम है अंतर्ग्रहण, पाचन, भोजन का अवशोषण, स्वांगीकरण और वैक्षेपण, यानी कि बाहर त्यागना। चलिए आगे देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। इसको साफ कर दिया जाए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं जो पाचन तंत्र है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, पाचन तंत्र 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किसकी, वो कौन सी है, इसमें समझने की कोशिश करना आप। पाचन तंत्र में एक तो होता है हारनाल, और एक होती है पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, हारनाल यानी कि हमने भोजन को अंदर ग्रहण किया, एक तरीके से पाइपलाइन बोल सकते हैं इसको। भोजन अंदर गया, अंदर जाने के भोजन कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप भोजन को ग्रहण करने के बाद में कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ, एक तरीके से वो पाइपलाइन को किस में आएगी, इसमें आएगी हारनाल के अंदर। और भोजन का जो पाचन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि पाचक ग्रंथियों से वो एंजाइम निकलेंगे, तो उसकी उपस्थिति में भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। तो देखते हैं हारनाल में पढ़ेंगे हम सबसे पहले मुख के बारे में। किसके बारे में, मुख के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, मुख
गुहा के बारे में। फिर इसमें पढ़ेंगे हम ग्रसनी। ग्रसनी ग्रसनी के बाद में हम पढ़ेंगे ग्रसिका। क्या पढ़ेंगे? ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें आमाशय। आमाशय यानी कि स्टोमच। आमाशय के बाद में इसमें हम पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत। छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें बड़ी आंत। बड़ी आंत। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनस या गुदा के बारे में। एनस या गुदा के बारे में। देखिए, हारनाल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में। हारनाल के बारे में, ये मुख के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख किसे कहते हैं? मुख कहते हैं कि दो होठों से घिरी हुई संरचना को मुख कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। मुख में क्या है? दो होठों से घिरी हुई संरचना मुख कहलाती है बस। फिर इसके बाद में आएगा मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर हम पढ़ेंगे 3 चीज़ों के बारे में। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है? पहली मुख। मुख हो गया। मुख के अंदर मुख को खोलते हैं तो उसमें है जैसे जीभ। एक तो क्या है इसमें? जीभ। एक क्या है इसमें? दांत। दांत के बारे में भी इसमें ही पढ़ेंगे। और ये हो गया मुख। मुख में क्या है? दांत। दांत। फिर क्या है? जीभ। और जीभ में ही क्या है फिर अंदर? लार। लार के अंदर भी हम इसी में पढ़ेंगे, मुख गुहा के अंदर ही। किसमें? मुख गुहा के अंदर ही। किसको पढ़ेंगे? लार को। मुख गुहा में हम पढ़ेंगे जीभ, दांत और लार। इसके तीनों के बारे में हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। फिर है ग्रसनी और ग्रसिका। इन दोनों में भोजन का किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा भोजन आमाशय के अंदर ही ठहरता है। आमाशय की आकृति जे आकार की होती है। लगभग 3 से 4 घंटे भोजन सर्वाधिक इसी में ठहरता है। तो आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, आमाशय के 3 भाग हैं, जैसे कार्डियक, फंडिस, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक। आमाशय के अंदर आमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। फिर हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के भी 3 भाग है। वो कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, इसको थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, जगह भी है यहाँ से। छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग हैं। फिर है बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग है। फिर है एनस या गुदा। छोटी आंत के 3 भाग और कौन से? ग्रहणी, जिसे डोडोनियम भी बोला जाता है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। फिर भोजन कहाँ आएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के भी 3 भाग है। कौन कौन से? सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम, कोलम और रेक्टम। फिर एनस या गुदा के द्वारा हम भोजन को बाहर त्याग देते हैं। हारनाल के अंदर हम पढ़ेंगे मुख के बारे में। मुख के बाद हम पढ़ेंगे मुख गुहा में लार है, जीभ है और दांत के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ग्रसनी और ग्रसिका के बारे में। फिर भोजन जाएगा आमाशय में।
आमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद में भोजन बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में भोजन एनस या गुदा के द्वारा बाहर चला जाएगा। अब सीकम कोलम रेक्टम है, ये सीकम होती है ना, वो अपेंडिक्स से जुड़ी हुई अपेंडिक्स होता है जो कि मानव शरीर का अवशेषी अंग भी होता है, वो अपेंडिक्स है, वो सीकम से ही जुड़ा होता है। कोलम है, कोलम जल का अवशोषण करता है और रेक्टम के द्वारा भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। तो अब देखेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथि कौन कौन सी है? 3 पाचक ग्रंथियों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एक तो है लार ग्रंथि, एक है लीवर, जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग भी कहा जाता है लीवर को। पहली है यानी कि इसमें लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। दूसरी है लीवर, लीवर या यकृत। और तीसरी है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। पाचक ग्रंथि के अंदर हम लार ग्रंथि पढ़ेंगे, लेकिन ये लार ग्रंथि है इसको हम इसी में पढ़ेंगे, मुख गुहा के अंदर, लार के अंदर, क्योंकि लार यही तो पाई जाती है। मुख होता है, मुख के अंदर जीभ, दांत, फिर लार होती है, इसलिए हम लार ग्रंथि को यहाँ पढ़ेंगे, लार के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे लीवर ग्रंथि के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज ग्रंथि के बारे में। पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि है जिससे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार फिर से देखते हैं इसको। शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र 2 भाग है पाचन तंत्र के, एक तो हारनाल, एक पाचक ग्रंथियां। हारनाल है, हारनाल के अंदर हम सबसे पहले भोजन कहाँ गया? मुख। मुख के बाद भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। मुख गुहा का मतलब भोजन जीभ, दांत और लार से होकर गुजरेगा। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। आमाशय के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? एनस या गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है मल के रूप में। तो आप इसका चित्र भी आपको मैं बताऊंगा, NCERT क्लास 10th में इसका दे रखा है, वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसका चित्र है जो कि ये रहा। अगर आपको दिख जाए तो देखने की कोशिश करना कि जैसे ये चित्र है, आप इसे देखिए, शायद आप सभी को दिख रहा होगा कि जैसे ये है, ये देखिए, ये हो गया मुख, जिसको मुख गुहा भी बोला जाता है। मुख गुहा के बाद में देखिए ये हो गई ग्रसिका या ग्रसनी। इसके बाद में ये देखिए आमाशय, ये देखिए आमाशय। आमाशय के बाद में ये देखिए क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद में ये देखिए बड़ी आंत यानी कि बृहदांत, और ये मलत्याग यानी कि गुदा या गुदा द्वार, ये देखिए। फिर इधर देखिए यकृत यानी कि लीवर, लीवर ये रहा, जो कि ये संरचना रही लीवर की, आप इसे देख सकते हैं ये। फिर लीवर के बाद में ये देखिए अग्नाशय ग्रंथि थी, वो ये रही, इसके पास में ये है, ये अग्नाशय ग्रंथि थी, ये वाली। तो इस तरीके से ये चित्र 9th 10th की NCERT के अंदर है, मानव पाचन तंत्र का, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए, ये शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा, और हम यहाँ से कल पढ़ेंगे मुख, यानी कि मुख तो हो ही गया, यानी कि 2 होठों से घिरी हुई संरचना मुख कहलाती है।
मुख के अंदर ही हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, यानी कि जीभ हो गई, दांत, लार, मुख गुहा से कल अपन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। और आपको किसी भी, अगर आपको इस क्लास के अंदर डाउट है या फिर किसी अन्य चीज़ का भी डाउट है, तो आप मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे एग्ज़ाम के नाम से, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। रेलवे एग्ज़ाम के नाम से हैं, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा रेलवे एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम। रेलवे एग्ज़ाम आप सर्च कीजिएगा तो शायद आपको वहाँ मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है वो मिल जाएगा। अगर आपको सर्च करने पर ये ग्रुप नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर मेरे इस रेलवे एग्ज़ाम वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से आपके इस क्लास से संबंधित मैथ हो, इस क्लास के अलावा भी मैथ, रीजनिंग को आपके किसी भी प्रकार के डाउट है तो वहाँ आप क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को मेरे दोस्त शेयर ज़रूर करना है आपको अपने सोशल मीडिया के ग्रुपों में, या फिर अन्य किसी जो ऐसा आपका दोस्त है पढ़ने वाला हो उसके पास में इस वीडियो को आप ज़रूर सेंड कर देना। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आपको डेली रेगुलर सुबह 10 बजे क्लास मिलेगी। हमारी इस टेलीग्राम ग्रुप में भी इस क्लास की मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। रेलवे एग्ज़ाम में सुबह आपको 10 बजे क्लास डेली मिलेगी। इसी बेसिस पर कल हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।